सीबीएसई कक्षा 12 की पाठ्य पुस्तक वितान भाग 2। इसमें अतीत में दबे पांव साहित्यकार श्री ओम थानवी द्वारा लिखा गया एक यात्रा वृत्तांत है। श्री ओम थानवी हिंदी भाषा के लेखक, वरिष्ठ पत्रकार, संपादक तथा आलोचक हैं। थानवी वर्तमान में हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय जयपुर के कुलपति हैं। इससे पूर्व हिंदी के प्रमुख दैनिक अखबार जनसत्ता के संपादक रह चुके हैं। इनकी चर्चित कृति संस्मरण विधा में लिखी गई किताब मोहनजोदड़ो है। अतीत में दबे पांव एक यात्रा वृत्तांत है। वे पाकिस्तान स्थित सिंधु घाटी सभ्यता के दो महानगरों मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के अवशेषों को देखकर अतीत के सभ्यता और संस्कृति की कल्पना करते हैं। अभी तक जितने भी पुरातात्विक प्रमाण मिले उनको देखकर साहित्यकार अपनी कल्पना को साकार करने की चेष्टा करते हैं। लेखक का मानना है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा प्राचीन भारत के ही नहीं बल्कि विश्व के दो सबसे पुराने और योजनाबद्ध तरीके से बसे शहर माने जाते हैं। वे मोहनजोदड़ो को ताम्रकाल का सबसे बड़ा शहर मानते हैं। लेखक के अनुसार मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का केंद्र है और शायद अपने जमाने की राजधानी जैसा है। आज भी इस आदिम शहर की सड़कों और गलियों में सैर की जा सकती है। यह शहर अब भी वही है जहां कभी था। आज भी वहां के टूटे घरों की रसोइयों में गंध महसूस की जा सकती है। आज भी शहर के किसी सुनसान रास्ते पर खड़े होकर बैलगाड़ी की रुंझुन की आवाज सुनी जा सकती है। खंडहर बने घरों की टूटी सीढ़ियां अब चाहे कहीं न ले जाती हों, चाहे वे आकाश की ओर अधूरी रह गई हों, लेकिन उन अधूरे पायदानों पर खड़े होकर यह अनुभव किया जा सकता है कि आप दुनिया की छत पर चढ़ गए हैं। मोहनजोदड़ो में सबसे ऊंचा चबूतरा बौद्ध स्तूप है। अब यह केवल मात्र एक टीला बनकर रह गया है। इस चबूतरे पर बौद्ध भिक्षुओं के कमरे भी हैं। लेखक इसे नागर भारत का सबसे पुराना लैंडस्केप मानते हैं। इसे देखकर रोमांचित होना स्वाभाविक है। यह स्तूप वाला चबूतरा शहर के एक खास हिस्से में स्थित है। इस हिस्से को पुरातत्व के विद्वान गढ़ कहते हैं। ये गढ़ कभी न कभी राज सत्ता या धर्म सत्ता के केंद्र रहे होंगे। ऐसा भी माना जाता है कि इन शहरों की खुदाई से यह स्पष्ट हो जाता है कि बाकी बड़ी इमारतें, सभा भवन, ज्ञानशाला सभी अतीत की चीजें कही जा सकती हैं। मोहनजोदड़ो शहर में जो स्तूप मिला है उसके चबूतरे के गढ़ के पीछे उच्च वर्ग की बस्ती है। इस बस्ती के पीछे 5 किलोमीटर दूर सिंध नदी बहती है। अगर इन उच्च वर्गीय बस्ती से दक्षिण की ओर नजर दौड़ाएं तो दूर तक खंडहर, टूटे फूटे घर दिखाई पड़ते हैं। ये टूटे फूटे घर शायद कारीगरों के रहे होंगे। टीले के दाईं तरफ एक महाकुंड है जो 40 फुट लंबा और 25 फुट चौड़ा है। यह उस सभ्यता में सामूहिक स्नान में के किसी अनुष्ठान का प्रतीक माना जा सकता है। इसकी गहराई 7 फुट है तथा उत्तर और दक्षिण में सीढ़ियां उतरती हैं। इस महाकुंड के 3 तरफ साधुओं के कक्ष बने हुए हैं। उत्तर में एक पंक्ति 8 स्नान घर हैं। यह वास्तुकला का एक नमूना ही कहा जाएगा क्योंकि इन सभी स्नानागारों के मुंह एक दूसरे के सामने नहीं खुलते हैं। कुंड में पानी भरने के लिए पास ही एक कुआं है। कुंड से पानी बाहर निकालने के लिए नालियां बनी हुई हैं। ये नालियां पक्की ईंटों से बनी हुई हैं तथा ईंटों से ढकी हुई भी हैं। पुरातात्विक वैज्ञानिकों का मानना है कि पानी निकासी का ऐसा सुव्यवस्थित बंदोबस्त इससे पहले इतिहास में दूसरा नहीं है। पूर्व में बसी बस्ती अमीरों की बस्ती है। आधुनिक युग में अमीरों की बस्ती पश्चिम में मानी जाती है, यानी कि बड़े बड़े घर, चौड़ी सड़कें, ज्यादा कुएं। मोहनजोदड़ो में यह उल्टा था। शहर के बीचों बीच एक 35 फुट चौड़ी लंबी सड़क है। मोहनजोदड़ो में बैलगाड़ी होने के प्रमाण मिले हैं। शायद इस सड़क पर 2 बैलगाड़ियां एक साथ आसानी से आ जा सकती हैं। यह सड़क बाजार तक जाती है। इस सड़क के दोनों ओर घर बसे हुए हैं, परंतु इन घरों की पीठ सड़कों से सटी हुई है। कोई भी घर सड़क पर नहीं खुलता। लेखक के अनुसार दिलचस्प संयोग है कि चंडीगढ़ में ठीक यही शैली 50 साल पहले लू कार्बूजिए ने इस्तेमाल की। चंडीगढ़ का कोई घर सड़क की तरफ नहीं खुलता। मुख्य सड़क पहले सेक्टर में जाती है, फिर आप किसी के घर जा सकते हैं। शायद चंडीगढ़ के वास्तुकार कार्बूजिए ने यह सीख मोहनजोदड़ो से ही ली हो। पुरातत्व विद्वानों के अनुसार केवल मोहनजोदड़ो में ही 700 के लगभग कुएं हैं। इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता संसार में पहली जांच संस्कृति है, जल संस्कृति है जो कुएं खोदकर भूजल तक पहुंची।
लेखक यह भी प्रश्न उठाते हैं कि नदी, कुएं, कुंड, स्नान घर और बेजोड़ पानी निकासी को क्या हम सिंधु घाटी सभ्यता को जल संस्कृति कह सकते हैं? मोहनजोदड़ो की बड़ी बस्ती में घरों की दीवारें ऊंची और मोटी हैं। मोटी दीवार से यह अर्थ लगाया जा सकता है कि यह 2 मंजिला घर होगा। इन घरों की एक खास बात यह है कि सामने की दीवार में केवल प्रवेश द्वार है, कोई खिड़की नहीं है। ऊपर की मंजिल में खिड़कियां हैं। कुछ बहुत बड़े घर भी हैं, शायद इनमें कुछ लघु उद्योगों के कारखाने रहे होंगे। ये सभी छोटे बड़े घर एक लाइन में हैं। अधिकतर घर लगभग 30 गुणा 30 फुट के हैं। सभी घरों की वास्तुकला लगभग एक जैसी है। एक बहुत बड़ा घर है जिसमें 2 आंगन और 20 कमरे हैं। इस घर को मुखिया का घर भी कहा जा सकता है। घरों की खुदाई से एक दाढ़ी वाले नरेश और एक प्रसिद्ध नर्तकी की मूर्तियां भी मिली हैं। नर्तकी की मूर्ति अब दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में रखी हुई है। यहीं पर एक बड़ा घर भी है जिसे उपासना केंद्र भी समझा जा सकता है। इसमें आमने सामने की 2 चौड़ी सीढ़ियां ऊपर की मंजिल की ओर जाती हैं। ऊपर की मंजिल अब बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है। बड़े घरों में कुछ छोटे कमरे हैं। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि शहर की आबादी काफ़ी रही होगी। एक विचार यह भी हो सकता है कि ऊपर की मंजिल में मालिक और नीचे के घरों में नौकर चाकर रहते होंगे। कुछ घरों में सीढ़ियां नहीं हैं। शायद इन घरों में लकड़ी की सीढ़ी रही है जो बाद में नष्ट हो गई होगी। छोटे घरों की बस्ती में संकरी सीढ़ियां हैं। इन सीढ़ियों के पायदान भी ऊंचे हैं। शायद ऐसा जगह की कमी के कारण होता होगा। लेखक ने अपनी यात्रा के समय जब यह ध्यान दिया कि खिड़कियों और दरवाजों पर छज्जों के निशान नहीं है। गर्म इलाकों में ऐसा होना आम बात होता है। शायद उस समय इस इलाके में इतनी कड़ी धूप न पड़ती हो। यह भी पूरी तरह से स्थापित हो चुका है कि उस समय अच्छी खेती होती थी। यहाँ लोग खेतों की सिंचाई कुओं से करते थे। नहर के प्रमाण यहाँ नहीं मिलते। शायद लोग वर्षा के पानी पर अधिक निर्भर रहते होंगे। बाद में वर्षा कम होने लगी हो और लोगों ने कुओं से अधिक पानी निकाला होगा। इस प्रकार भूजल का स्तर काफी नीचे चला गया हो। यह भी हो सकता है कि पानी के अभाव में सिंधु घाटी के वासी यहाँ से उजड़कर कहीं और चले गए हों और सिंधु घाटी की समृद्ध सभ्यता इस प्रकार नष्ट हो गई हो। लेखक के इस अनुमान से इनकार नहीं किया। मोहनजोदड़ो के घरों और गलियों को देखकर अपने लेखक को अपने राजस्थान का भी ख्याल हो आया। राजस्थान और सिंध गुजरात की एक दृश्यावली एक सी है। मोहनजोदड़ो के घरों में टहलते हुए जैसलमेर के मुहाने पर बसे पीले पत्थरों के खूबसूरत गांव की याद लेखक के जहन में ताजा हो आई। इस खूबसूरत गांव में हरदम गमी का माहौल व्याप्त है। गांव में घर तो है परंतु घरों में लोग नहीं है। यह कहा जाता है कि कोई 150 साल पहले राजा के साथ तकरार को लेकर इस गांव के स्वाभिमानी नागरिक रातों रात अपने घर बार छोड़कर चले गए। बाद में इन घरों के दरवाजे खिड़कियां लोग उठाकर ले गए थे। अब ये घर खंडहर में परिवर्तित हो गए हैं, परंतु ये घर ढहे नहीं है। इन घरों की खिड़कियों, दरवाजों और दीवारों को देखकर ऐसा लगता है जैसे कल की ही बात हो। लोग चले गए लेकिन वक्त वहीं रह गया। खंडहरों ने उसे वहीं रोक लिया। जैसे सुबह गए लोग शाम को शायद वापस लौट आए। मोहनजोदड़ो में मिली ठोस पहियों वाली बैलगाड़ी को देखकर लेखक को अपने गांव की बैलगाड़ी की याद हो आई, जिसमें पहले दुल्हन बैठकर ससुराल आया करती थी। बाद में इन गाड़ियों में आरे वाले पहिए और अब हवाई जहाज से उतरे हुए पहियों का प्रयोग होने लगा है। रेगिस्तान के जहाज और हवा के जहाज का यह ऐतिहासिक गठजोड़ है। लेकिन यह कहना मुश्किल है कि अब दुल्हन की सवारी बैलगाड़ी अथवा ऊंट गाड़ी का प्रयोग कहीं होता होगा। लेखक के मेजबान ने उन्हें मोहनजोदड़ो के अजायब घर में भी घुमाया। यह एक छोटा अजायब घर था जिसमें सामान भी कम था। वैसे तो मोहनजोदड़ो की खुदाई में मिली चीज़ों की संख्या 1000 से ज़्यादा है, परंतु इस अजायब घर में जो चीज़ें रखी गई हैं उन्हें देखकर सिंधु घाटी की सभ्यता की ठीक से झलक मिल पाती है। इस अजायब घर में रखी चीज़ें एक और तथ्य की ओर ध्यान आकर्षित करती हैं कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा से लेकर हरियाणा तक समूची सभ्यता में औजार तो मिलते हैं परंतु हथियार नहीं। अगर कुछ चीज़ों को हथियार भी मान लें तो राजतंत्र के हथियारों जैसे नहीं है। अनुमान लगाया जा सकता है कि यहाँ अनुशासन तो जरूर था परंतु ताकत के बल पर नहीं। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी की सभ्यता का जितना बड़ा शहर है उतना ही साधनों और व्यवस्थाओं से समृद्ध भी है।
सिंधु घाटी की सभ्यता से जुड़े लोगों की कला, वास्तुकला और नगर योजना की संपूर्ण जानकारी थी। धातुओं, पत्थर की मूर्तियों और बर्तनों पर उकेरे गए चित्रों को देखकर यह सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि सिंधु सभ्यता को तकनीक सिद्ध से ज्यादा कला सिद्ध कहा जा सकता है। एक पुरातत्ववेत्ता के अनुसार सिंधु घाटी की सभ्यता की खूबी उसका सौंदर्य बोध है, जो राज पोषित या धर्म पोषित न होकर समाज पोषित था। अजायब घर में रखी हुई सारी सुइयों से यह भी अनुमान हो जाता है कि बारीक कशीदेकारी के काम में आती होंगी। अब मोहनजोदड़ो में खुदाई बंद कर दी गई है। वहां सिंधु के पानी के रिसाव से क्षार और दलदल की समस्या पैदा हो गई है। चूंकि हमें सिंधु सभ्यता के और नमूने हासिल नहीं हो सकते, इसलिए मौजूदा खंडरों और अवशेषों को बचाकर रखने की चुनौती और जिम्मेदारी हम सब की है। धन्यवाद।